अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी की तरफ जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सारा का सारा उसी थ्योरी पे बेस करता है, दैट इज एनर्जी बैंड थ्योरी। ये जो एनर्जी बैंड थ्योरी है ना, ये असल में हमें बताती है कि ये जो सॉलिड्स हैं ये कंडक्टर कब बिहेव करेंगे, इंसुलेटर कब बिहेव करेंगे, सेमीकंडक्टर्स कब बिहेव करेंगे। यानी आप यूं समझ लें कि इस थ्योरी के मुताबिक हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंडक्टर के तौर पे क्यों बिहेव करते हैं, इंसुलेटर के तौर पे क्यों बिहेव करते हैं, और सेमीकंडक्टर के तौर पे क्यों बिहेव करते हैं। तो इस थ्योरी को शुरू करने से पहले हम एक आइसोलेटेड एटम को कंसीडर करते हैं। आइसोलेटेड एटम का क्या मतलब है, जैसे मैं यहां अकेला खड़ा हूं, इसी तरह ये एटम भी यहां पर अकेला है, आइसोलेटेड है। तो इस एटम के अंदर क्या कुछ होगा, इसके दरमियान में एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द काफी सारे ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। फर्ज कर लें मैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करता हूं। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में काफी सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को इमेजिन कर लेता हूं। आप गौर करें ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में क्यों रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियस की वजह से एक इंटरैक्शन है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है जिसे हम कूलम फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसके अंदर चार्ज्ड पार्टिकल कौन से होते हैं, प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन पे तो कोई भी चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है इस न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए। मैं ये भी कह सकता हूं कि इसी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बेचारा उसी चक्कर में घूमी जा रहा है। यानी इस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में घूमने की एक ही ऑप्शन है। हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में एक ही ऑप्शन में घूमने के लिए मजबूर है। लेकिन अगर मैं इस एटम के पास एक दूसरा एटम ले आता हूं तो अब क्या होगा, जरा गौर से देखें। हर इन दोनों एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, अब उन इलेक्ट्रॉन्स पे अपने न्यूक्लियस का भी इंफ्लुएंस है और साथ वाले न्यूक्लियस का भी इंफ्लुएंस है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि पहले तो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस की वजह से अपने ऑर्बिट में घूम रहा था, अब इलेक्ट्रॉन साथ वाले न्यूक्लियस की वजह से ऑर्बिट में जब घूमेगा तो इसके पास ऑर्बिट में घूमते घूमते थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आने की गुंजाइश पैदा हो जाएगी। कैसे, फर्ज कर लें मैं इन दोनों एटम्स में से एक एटम के किसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं। जरा गौर करें, जब ये इलेक्ट्रॉन सेंटर वाले रीजन के करीब आएगा तो आप गौर करें इसके ऊपर अपने न्यूक्लियस का तो असर है ही, साथ वाले न्यूक्लियस का भी असर है। तो पहले जब ये अकेला था तो ये एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व कर रहा था, यानी इसके पास एनर्जी की कोई एक ऑप्शन थी। अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम देखें ना आइसोलेटेड एटम की, ये आपको साथ डायग्राम भी नजर आ रही है, तो इसमें आप देखें फर्स्ट एनर्जी स्टेट की एक फिक्स वैल्यू है, सेकंड एनर्जी स्टेट की एक फिक्स वैल्यू है, थर्ड एनर्जी लेवल की भी एक फिक्स वैल्यू है, अप टू सो ऑन। लेकिन जब इस एटम के साथ आप दूसरा एटम ले आए हैं तो हर इलेक्ट्रॉन के पास अपने ऑर्बिट में घूमने की दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, लेकिन वो दोनों पॉसिबिलिटीज एक दूसरे के काफी करीब करीब होंगी। यानी अगर मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करूं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो करीब करीब वाली ऑप्शंस आ जाएंगी। यानी अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करूं तो हर एनर्जी स्टेट यानी एनर्जी लेवल जो है उसके साथ मैं दो दो लाइंस जो है ना इमेजिन कर सकता हूं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन के पास फर्स्ट एनर्जी लेवल में भी दो ऑप्शंस आ गई हैं। फर्ज कर लें सेकंड एनर्जी लेवल में भी दो ऑप्शंस आ गई हैं, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन दो दो न्यूक्लियाई के ज़ेरे असर है। इसी तरह थर्ड एनर्जी लेवल जो है वहां भी दो ऑप्शंस आ जाएंगी, अप टू सो ऑन। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसके करीब एक थर्ड एटम भी ले आऊं तो अब इन तीनों एटम्स जो है इनके इलेक्ट्रॉन्स के पास
तीन तीन ऑप्शंस आ जाएंगी। नाउ एनर्जी लेवल डायग्राम को अगर मैं देखूं तो आपके पास हर एनर्जी लेवल में तीन तीन ऑप्शंस होंगी जो एक दूसरे के काफी करीब करीब होंगी। इसी तरह अगर आप 4 एटम्स ले आए, अगर आप 5 एटम्स ले आए, सॉलिड के अंदर तो n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं और वो फिक्स होते हैं, वो मूव भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है सॉलिड के अंदर हमारे पास चूंकि n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के पास भी n नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं अपने अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए। यानी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से थोड़ी सी आवारागर्दी कर सकता है, यानी थोड़ा सा ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा। अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे ना तो फर्स्ट एनर्जी स्टेट में भी n नंबर ऑफ सब एनर्जी स्टेट्स आ जाएंगी, यानी n नंबर ऑफ सब लेवल्स आ जाएंगे। इसी तरह सेकंड एनर्जी लेवल में भी n नंबर ऑफ सब स्टेट्स बन जाएंगी, अप टू सो ऑन। लेकिन एक और बात अपने जहन में रखें कि चूंकि न्यूक्लियस के करीब वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, उनके ऊपर अपने न्यूक्लियस का काफी ज्यादा असर होता है। इसलिए ये वाला जो इफेक्ट है ना, ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज वाला, ये इफेक्ट ज्यादातर मोस्टली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में होते हैं? वैलेंस शेल में। ठीक है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो तो अपने अपने न्यूक्लियस के साथ ही इतना बिजी हैं, यानी इतना क्लोजली पैक्ड हैं कि उनके ऊपर ये जो सब स्टेट्स वाला फिनोमिना है ना, ये काफी मिनिमम सा होता है। ठीक है, ये बात भी अपने माइंड में रखिएगा। तो अब देखें हुआ क्या। पहले तो हमने सिंगल एटम की जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाई थी, हमारे पास एनर्जी लेवल जो है उनकी एक एक लाइंस आई थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब हर एनर्जी लेवल के पास n नंबर ऑफ लाइंस हैं जो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब है तो अलग अलग, लेकिन इतना क्लोजली स्पेस्ड है कि मैं हर एनर्जी लेवल के करीब जो लाइंस हैं इनको मिलाकर एक बैंड की शक्ल इख्तियार करा सकता हूं। यानी हम कह सकते हैं कि नाउ द एनर्जी लेवल्स और एनर्जी स्टेट्स और शेल्स आर इन द फॉर्म ऑफ बैंड। लेकिन अगेन वही बात कि ये वाला फिनोमिना ज्यादातर वैलेंस शेल के साथ होता है। ठीक है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से काफी दूर होते हैं, उनके ऊपर दूसरे करीब वाले एटम के न्यूक्लियस का असर होना ज्यादा पॉसिबल है, ज्यादा इजीली पॉसिबल है। ठीक है, तो कंक्लूड हम ये करते हैं कि अगर अकेला एटम हो तो उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास ऑर्बिट में या शेल में रिवॉल्व करने की एक ऑप्शन है। लेकिन अगर n नंबर ऑफ एटम्स हैं जिनको हमने सॉलिड में इमेजिन हम कर सकते हैं, n नंबर ऑफ एटम्स हैं जो क्लोजली स्पेस्ड हैं, एक दूसरे के काफी करीब हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स के पास अपने अपने शेल में रिवॉल्व करने की काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं हर शेल में। ठीक है, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम अगर आप सॉलिड के केस में एटम्स के लिए बनाएंगे तो हमारे पास यहां पर बैंड्स आ जाएंगे। एनर्जी की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं होगी, उस एक पॉसिबिलिटी के ऊपर और नीचे भी थोड़ी थोड़ी पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, तो ये अब आपके पास बैंड्स बन गए। दिस इज एनर्जी बैंड थ्योरी। राइट, अब एनर्जी बैंड थ्योरी का तो आपको पता चल गया। अब हम इस एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक कुछ टर्म्स हैं जिनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या चीज है? देखिए, वैलेंस बैंड, ये जो वैलेंस शेल था ना, अब उसने बैंड की शक्ल इख्तियार कर ली है। अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम को देखेंगे तो अब ये पूरा एक बैंड है। इस बैंड को क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपने अपने एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरी टर्म आती है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन का क्या मतलब है? कंडक्शन का मतलब है करंट का फ्लो करना। किसी भी सॉलिड के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हम कहेंगे कंडक्शन हो रही है। तो फिर कंडक्शन बैंड कैसा बैंड है? कंडक्शन बैंड ऐसा बैंड है जिसके अंदर वो वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, यानी जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है। बेसिकली कंडक्शन बैंड असल में एक इमेजिनरी बैंड है।
आप यूं समझ लें कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम से आजाद हो जाएंगे ना, तो समझ लें कि वो फ्री हो गए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से चार्ज फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है सॉलिड के अंदर से। तो हम कह सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से एनर्जी लेकर बाहर चला जाएगा तो एक्चुअली वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कंडक्शन बैंड। अब हम बात करते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स। होता क्या है कि जिन ऑक्यूपाइड बैंड्स की मैंने बात की है ना, जैसे अगर मैं फर्स्ट एनर्जी बैंड की बात करूं, सेकंड एनर्जी बैंड, थर्ड एनर्जी बैंड, इनके दरमियान में भी कुछ एनर्जी की स्टेट्स होती हैं, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं रह सकता। दीज एनर्जी स्टेट्स आर कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स, यानी यहां इलेक्ट्रॉन को आना मना है, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन के आने के लिए स्टेबिलिटी वाली कंडीशन पूरी नहीं होती, राइट। और दो परमिसिबल एनर्जी बैंड्स के दरमियान जो जगह है, इसे हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, दो परमिसिबल एनर्जी बैंड्स के दरमियान जो पॉसिबल स्टेट्स हैं उनको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स, और इस पूरी स्पेस को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये आपके पास फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आ गई। अब मेन काम की तरफ आते हैं। हमने असल में क्या करना था, हमने इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स को इस एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक एक्सप्लेन करना था। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं कर सकता। इसका मतलब है इनके अंदर फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते। अगर चार्ज कैरियर नहीं होते, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यह होगा कि सॉलिड्स के अंदर जो वैलेंस बैंड है ना, उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, क्योंकि वो अपने अपने एटम के साथ क्लोजली पैक्ड है। यानी आप यूं समझ लें कि उनके अपने अपने एटम की अट्रैक्शन उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उनके न्यूक्लियाई जो है वो उनको बड़ी स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स के साथ पुल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके, अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम के मुताबिक बात करूं, जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान काफी ज्यादा एनर्जी का गैप होता है, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, यानी वैलेंस बैंड से निकलने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये हो गया इंसुलेटर्स। अगर इंसुलेटर्स के कंडक्शन बैंड के बारे में मैं आपसे बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इनके कंडक्शन बैंड में कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी इनका कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा। दूसरा पॉइंट, इनका वैलेंस बैंड हमेशा कंप्लीटली फिल्ड होगा। सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने घर में गए हुए हैं, उनको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। ठीक हो गया। और थर्ड पॉइंट इसमें हम ये शामिल कर सकते हैं कि देयर इज अ लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स के बारे में अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम के मुताबिक बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इनके वैलेंस और कंडक्शन बैंड इतने करीब करीब होते हैं कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से बड़े मजे से जब मर्जी आवारागर्दी करने के लिए कंडक्शन बैंड में जा सकता है। यानी रूम टेम्परेचर पर ही इलेक्ट्रॉन को इतनी एक्सेस एनर्जी मिल जाती है कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके, यानी अपने एटम से आजाद हो सके। हम कह सकते हैं कि यहां पे बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जो कंडक्शन बैंड में वॉक कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं, इसमें पहला पॉइंट हम यह रख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड कंडक्टर्स के केस में कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। इट कैन नेवर बी एम्प्टी। पार्शियली फिल कह सकते हैं, लेकिन यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इट कैन नेवर बी एम्प्टी।
और वैलेंस बैंड के बारे में आप क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन जरूर ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं कंडक्शन बैंड में गए होंगे। हम कह सकते हैं कि इसका वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड कभी नहीं होगा, यह हमेशा पार्शियली फिल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जरूर कहीं ना कहीं कंडक्शन बैंड में गए होंगे। और थर्ड पॉइंट हम यह कह सकते हैं कि देयर इज नो एनर्जी गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये तकरीबन ओवरलैप कर रहे होते हैं। आप यूं समझ लें, जो वैलेंस बैंड है ना, वही तकरीबन कंडक्शन बैंड है। तो ये तो था कंडक्टर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं वो जो दरमियानी मखलूक है ना, सेमीकंडक्टर्स, उनकी बात करते हैं। सेमीकंडक्टर्स जो हैं, उनका बिहेवियर, अभी जैसे पहले मैंने लेक्चर के स्टार्ट में जिक्र किया कि इनका बिहेवियर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में होता है, यहां भी ऐसा ही है। सेमीकंडक्टर्स का जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, इनका फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्टर्स के मुकाबले में ज्यादा और इंसुलेटर्स के मुकाबले में कम होता है। यानी कुछ थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन थोड़ी बहुत एनर्जी लेकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से जा सकते हैं एज कंपेयर टू इंसुलेटर। इंसुलेटर में तो बिल्कुल नहीं जा सकते, उसमें तो गैप ही बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहां थोड़ी बहुत एनर्जी मिले तो जा सकते हैं, हल्के फुल्के जा सकते हैं। इसका मतलब है यहां पर कंडक्शन बैंड के बारे में मैं कह सकता हूं कि सेमीकंडक्टर्स के केस में भी कंडक्शन बैंड कैन बी अ काइंड ऑफ पार्शियली फिल्ड। और वैलेंस बैंड के बारे में अगेन मैं वही बात कह सकता हूं कि इट कैन ऑल्सो बी पार्शियली फिल्ड एंड देयर इज अ नैरो एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ओके, अब कुछ एक दो पॉइंट छोटा सा रह गया। मैंने इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन तो कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। एक छोटी सी बात मुझे यह बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में जाता है, उस इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होगा? जाहिर बात है वहां इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है। जब भी इलेक्ट्रॉन, याद रखें कि जब भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलेगा ना, वहां इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि वहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये बात याद रखें, जब भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाए तो वहां इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर एक होल बन गया है। मतलब होल ऐसा नहीं, फिजिकली होल नहीं बन गया, लेकिन इमेजिनरी एक होल डेवलप हो गया, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। यहां कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन आके हंसी खुशी रह सकता है। तो ये था होल के बारे में। तो ये बात भी आपने याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन जब भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो खुद तो वो फ्री हो जाता है और अपनी जगह पर एक होल छोड़ देता है, और इस होल पर इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये तो था एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस पे कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स की एक्सप्लेनेशन। एक छोटी सी बात और भी है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर्स। इसमें फर्ज कर ले हम 0 केल्विन की बात करते हैं, यानी अब मैं सेमीकंडक्टर्स को थोड़ा सा मजीद डिस्कस करने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। फर्ज करें टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो 0 केल्विन पे याद रखें सेमीकंडक्टर का जो वैलेंस बैंड है ना, वो फुल फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होते जो कंडक्शन बैंड में गए होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 0 केल्विन पे तो ये जो सेमीकंडक्टर है ये इंसुलेटर का काम कर रहा है, यानी इसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि चार्ज कैरियर ही नहीं है। लेकिन जो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जैसे अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं तो यहां तो रूम टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 0 केल्विन। 0 केल्विन तो बहुत ही कम टेम्परेचर है, ठीक है, अनअचीवेबल, काइंड ऑफ अनअचीवेबल टेम्परेचर है। लेकिन यहां रूम टेम्परेचर पे तो काफी सारी एनर्जी अवेलेबल होगी। तो सेमीकंडक्टर्स के केस में 0 केल्विन में तो ये इंसुलेटर का काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाएगी कि वो वैलेंस बैंड से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। कंडक्शन बैंड में जाने की देर है, ये करंट को फ्लो करने का पाथ दे सकते हैं या करंट के फ्लो का बायस बन सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे ये सेमीकंडक्टर का ही बिहेव करेंगे, लेकिन 0 केल्विन पे ये
इंसुलेटर का बिहेव करेंगे।